हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लेकर आ गए हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो ये संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत एक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये VSEPER ये वेस्पर थ्योरी मतलब इसका फुल फॉर्म आपको मैं एक कार्य दे रहा हूं कि वेस्पर जो लिखा गया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में यही सब जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा है, मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो मुझसे पढ़ते हैं वो तो पता है कि उनको समझ में आ जाएगा। जो नए हैं मैं उनसे खासकर कहना चाहूँगा आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि वीडियो के अंत होते तक आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। अब आते हैं कि सबसे पहला होता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम आप याद रखेंगे, जो है सिडविक, और एक और वैज्ञानिक ने दिया था सिडविक और पावेल। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर ही क्या दिया था, ये सिद्धांत को दिया था। किन्होंने, सिडविक और पावेल। तो इतनी बात समझ के कि जो ये सिद्धांत है वो देने वाले वैज्ञानिक ये हैं, दोनों हैं। उसके बाद अब आता है कि सिडविक और पावेल ने इस सिद्धांत में हमें क्या बताया। तो सबसे पहले हमने वही लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अब इस सिद्धांत के अनुसार हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु है कि इसमें इस सिद्धांत के अनुसार हमें यह बताया गया कि किसी अणु में, मतलब किसी अणु में तीन या अधिक परमाणु, मतलब कोई ऐसा अणु है जिसमें 3 परमाणु है या 3 से अधिक परमाणु हो, तो 3 या 3 से अधिक परमाणु जिस बीच वाले परमाणु के साथ जुड़े होते हैं उसे हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। मतलब कहा गया कि किसी अणु में 3 या 3 से अधिक जो परमाणु होंगे वो जिस बीच वाले परमाणु से जुड़े होंगे उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। मतलब सबसे पहले केंद्रीय परमाणु इन्होंने बताया कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। एग्जांपल है CH4NH3CO2। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं, जैसे कि CH4 को ही अगर मैं समझाऊं तो देखिए CH4 की संरचना कैसे होती है, इस प्रकार ही होती है। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। देखिए थोड़ा सा वीडियो को आप मोड़ लीजिएगा, ठीक है, जिससे बड़ा आपको फिगर दिखाई दे। तो देखिए ये C है और C के ऊपर ये इसकी CH4 का मेथेन की संरचना है ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यही बताया गया। देखिए यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 परमाणु हैं। तो वही बताया गया कि 3 हो या 3 से अधिक परमाणु हो जिसके बीच 3 या 3 से अधिक परमाणु जिस बीच वाले परमाणु से जुड़े होंगे। तो ये सभी किस बीच वाले परमाणु से, ये कार्बन से ही तो जुड़े हुए हैं ना, बीच वाला परमाणु कार्बन है। तो कार्बन मतलब बीच वाले परमाणु से जुड़े होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर CH4 में केंद्रीय परमाणु कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए। ऐसे ही यदि NH3 पर यदि बात करें तो देखिए NH3 है तो नाइट्रोजन हमने यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद ये 3 में संरचना इस प्रकार, इसकी संरचना किस प्रकार होती है, इस प्रकार, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें H, तो देखिए ये तीनों H किससे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। जैसे H2O है तो देखिए यहाँ पे H2O पर बात आ रही है, तो ये ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। तो बेसिक है, इतने बात आप समझ गए होंगे। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है, इतना समझ गए ना कि किसी अणु में 3 या 3 से अधिक जिस बीच वाले परमाणु से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। आते हैं दूसरे पर। दूसरा कहा जा रहा है किसी अणु की आकृति, मतलब ये सभी अणु हैं तो किसी अणु की जो आकृति होती है
ठीक है, वो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आबंधित युग्म और जो एकाकी युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब आबंधित युग्म वेस्पर थ्योरी जो क्या होता है आबंधित युग्म, और जो क्या होता है एकाकी युग्म जो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आबंधित युग्म है और एकाकी युग्म पर ही क्या होते हैं, इनकी संख्या पर ही निर्भर होते हैं। कौन? जो अणुओं की आकृति होती है। इसका मतलब आपने समझा क्या है? इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, जैसे कि मैं इसी का बना दे रहा हूँ N, जैसे ऑक्सीजन पे जैसे ऑक्सीजन पे मैं H2O पर समझा दे रहा हूँ। जैसे इसका एग्जांपल H2O से मैं समझा दे रहा हूँ H2O। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं? तो 6 होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे, फिर से यहाँ पे और यहाँ पे, फिर से यहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिले हैं तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। एक ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो परंतु यहाँ पर ये दोनों दो बंद बना लिए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बंद बनाए हैं। तो जो बंद बना लेते हैं, जो जुड़े होते हैं, ठीक है, बंद बनाने में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आबंधित युग्म कहते हैं। ठीक है, जो बंद बना लेते हैं हाँ उसे एकाकी युग्म कहते हैं, सॉरी आबंधित युग्म कहते हैं। और जो बाहर रहते हैं उसे हम लोन पेयर एकाकी युग्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यही बात बताया गया सिंपल वे में कि किसी अणु की आकृति जो होती है वो केंद्रीय परमाणु, जो ये केंद्रीय परमाणु है उस पे उपस्थित जो आबंधित युग्म होते हैं, जो आबंधित युग्म होते हैं, ठीक है, आबंधों द्वारा बने हुए युग्म होते हैं, और जो लोन पेयर ये जो बचे हुए हैं जो अभी भाग नहीं लिए हैं उन पर निर्भर होती हैं कि वो कितने हैं, और इसी पर निर्भर होते हैं उनकी आकृति। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। सिंपल वे में कहा गया कि जो अणुओं की जो आकृति होती है वो किस पर निर्भर होती है? तो जो क्या होते हैं आबंधित युग्म और लोन पेयर पर निर्भर होती हैं। मतलब आबंधित युग्मों पर और एकाकी युग्म पर निर्भर होती हैं। अब लोन पेयर और आबंधित युग्म किसे कहते हैं ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिक 2 आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बता दिया जाएगा, या आप सिंपल में लिखिएगा आबंधित युग्म ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ब्रदर सर स्टडी लिखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि चैनल का नाम लिखेंगे तो बेटर रहेगा। अगला आता है केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब है कि जो केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब जो केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित मतलब दूर हटाती हैं। जैसे ध्यान समझेंगे तो ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। ठीक है, तो ये दोनों लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और ये क्या है? आबंधित युग्म है, ये भी आबंधित युग्म है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे। परंतु इनके बीच भी लगेगा एक बंध। जैसे ये लोन पेयर है और ये क्या है? ये क्या है? आबंधित, जो ये क्या है? ऊपर वाला एकाकी युग्म है, और ये क्या है? ये आबंधित युग्म है। तो ये अलग है, ये अलग है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्या होगा? आकर्षण लगेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी आकर्षण लगेगा। समझ में आ रहा है हमने क्या आपको बताया है? जैसे प्लस माइनस होता है तो प्लस प्लस आकर्षित करता है, सॉरी प्लस प्लस प्रतिकर्षित करता है, उसी प्रकार जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो एकाकी जो क्या है युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म, ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। जो आबंधित युग्म यहाँ पे बन रहा है वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु यहाँ पर ये क्या है? जो क्या है? एकाकी युग्म है और ये आबंधित युग्म है, तो इन दोनों में आकर्षण बल लगेगा। तो वही बात बताया गया कि जो केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनमें एक दूसरे में प्रतिकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, बेसिक है। उसके बाद संयोजकता कोष का जो गोला होता है, संयोजकता कोष को गोले के रूप में माना जाता है। मतलब ये जो संयोजकता कोष है, ठीक है, संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिक दूरी पर होता है।
मतलब जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो गोलीय सतह पर एक दूसरे से दूर ही तो होंगे, क्योंकि प्रतिकर्षित मतलब होता है दूर हटाना। तो वही बात कहा गया कि जिसको आप याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है कि संयोजकता कोष को गोले के रूप में माना जाता है। संयोजकता जो कोष होता है उसको एक गोले के रूप में माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। क्यों अधिक दूरी पर? क्योंकि इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, याद करना है। उसके बाद कहा जा रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहते हैं। ठीक है, मतलब जो इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहते हैं क्योंकि प्रतिकर्षण बल के कारण। ठीक है, जिसके बीच प्रतिकर्षण कम से कम हो, मतलब एक दूसरे से दूरी पर तो रहते हैं, क्यों? प्रतिकर्षण बल के कारण ही प्रतिकर्षण बल लगता है। और दूर जब होंगे तो प्रतिकर्षण बल कम होगा कि नहीं होगा? तो प्रतिकर्षण बल कम हो, उसीलिए क्या करते हैं, ये एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहते हैं क्योंकि बंध बना सकें। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। ये 2 पॉइंट्स ज़्यादा समझने वाला नहीं है, इसको आपको याद ही करना है। अगला आता है यहाँ पे कहा गया इसके बहुआबंध को भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही माना जाता है। मतलब जो इसमें मतलब जो इस सिद्धांत में जो बहुआबंध होते हैं, बहुआबंध को भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही माना जाता है। मतलब बहुआबंध का मतलब कि यहाँ पर तो एक बंध बन रहा है, कहीं डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, चौथा मतलब इस तरीके से जितने भी 5 बंध बनेंगे, तो 5 बंध भी बने या ट्रिपल बॉन्ड भी बने, मतलब 2 बंध 3 बंध जितना भी बने, परंतु वहाँ पर हम उसको भी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ही कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ही कहेंगे, मतलब एक ही उसको मान के चलेंगे कि एक ही बंध बना हुआ है, चाहे 5 ही बंध क्यों ना बना हो। 7वां है कि यह अवधारणा प्रत्येक अनुनादी संरचना पर लागू होता है। मतलब ये जो अवधारणा है, अवधारणा का मतलब है जो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत है, यह प्रत्येक अनुनादी संरचना पर लागू होता है। जो कि अनुनादी संरचना हमने पहले ही पढ़ा दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पे लिख दीजिएगा अनुनादी संरचना ब्रदर सर स्टडी, इतना लेकर सर्च करेंगे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि अनुनादी संरचना क्या है, क्योंकि जब तक उसको डीप में आप ना समझें आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बताया गया कि ये जो सिद्धांत है ये प्रत्येक अनुनादी संरचना पर भी लागू होता है। ठीक है, उस पर कार्य करेगा। अब इसमें थोड़ा सा ये एक्सचेंज होता है क्या कि जो सिडविक और पावेल हैं इन्होंने तो ये सिद्धांत दिया था, बट क्या हुआ कि कुछ समय के बाद इस सिद्धांत में कुछ कमी आ गया जिसको सुधार करना पड़ा। और सुधार करने के लिए भी फिर से 2 वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या है, नाइहोम और ग्लिस्पिक। ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, सुधार किया था। और इन्होंने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने तो इस सिद्धांत में केवल ये बताया गया कि इनके बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लग रहा है, परंतु यहाँ पे जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है यहाँ पे बताया गया ना कि इनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच एक दूसरे में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो कितना लग रहा है ये इस सिद्धांत में नहीं बताया गया था, परंतु इसकी हमें आगे जरूरत पड़ी। तो जरूरत पड़ी उस समय ये 2 वैज्ञानिकों ने आकर अब बताया कि इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है उनका क्रम क्या है। तो इसमें बताया गया कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच जो क्या कर लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा वो सबसे अधिक होगा। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है, परंतु इन दोनों के बीच आकर्षण लग रहा है, इनके बीच भी आकर्षण लग रहा है। तो यही बात बताया गया कि यदि लोन पेयर और लोन पेयर हो, मतलब एकाकी युग्म और एकाकी युग्म हो, तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा वो सबसे अधिक होगा। उसके बाद लोन पेयर और जो क्या होते हैं बीपी जो होता है, इसके बीच जो मतलब आबंधित युग्म और एकाकी युग्म के बीच में जो क्या लगता है, जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो इससे तो कम ही होगा, थोड़ा सा कम होगा। और इससे भी कम कहाँ लगता है कि बीपी और बीपी के मतलब जो आबंधित युग्म और आबंधित युग्मों के बीच होता है उनके बीच लगता है। मतलब ये जो लोन पेयर है इनके बीच सबसे अधिक बंध लगेगा। उसके बाद ये लोन पेयर और जो बीपी है मतलब एलपी और बीपी के बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल थोड़ा सा कम होगा। और उससे भी कम कब होगा, उससे भी कम होगा जो आबंधित और आबंधित युग्म, ये आबंधित युग्म है, ये आबंधित युग्म है, तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा। तो ये हुआ आपका सिद्धांत। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हमने लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।